क्या हाल चाल है आप सबके। मैं आज एक नई चीज़ ऐड ऑन की है बाइक के ऊपर, और वो आप लोगों के लिए की है। उसका मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वो है इंस्टा 360। और मैं काफ़ी अरसे से देख रहा था कि मुझे लग रहा था कि एक ना बोरिंग सा व्यू बन जाता है जब आप एक ही कैमरा एंगल से देख रहे होते हैं वीडियो। तो मैंने इंस्टा 360 जो है RS, जो इनका लेटेस्ट चल रहा था, जिस तरह GoPro Hero 10 है, तो इस शेप में जो इनका लेटेस्ट चल रहा था वो इंस्टा 360 RS है, 1 RS शायद। तो ये मैंने लिया है। मैंने वैसे इनका एक वो टावर टाइप आता है X2, पहले मेरे ज़हन में वो भी था। मैंने कहा क्योंकि मैंने सिर्फ फ्रंट वाले से 360 के व्यूज़ लेने हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना टावर टाइप ले लें। उसका एक फ़ायदा होता है कि वो थोड़ा सा लंबा होता है, तो व्यू इतना ख़राब नहीं होना था। लेकिन एट द एंड मैंने फिर फ़ैसला किया कि RS पे ही जाया जाए। बाकी बात ट्रैक के बाद। जब राइडर आपके आगे जा रहा होता है ना एक ट्रैक में 50% कॉन्फिडेंस आप ऑलरेडी लूज कर चुके होते हैं, क्योंकि आपको पता है यार एक आगे जा रहा है, वो कभी भी ब्रेकिंग कर सकता है। आपको नहीं उसके माइंड का पता। मेरे पास चॉइस और कोई नहीं थी। नीचे मुझे पता था एक आगे मुझे कोई चीज़ नज़र आ रही थी छोटी सी, तो मैंने कहा उस लेन में जाना तो बेवकूफ़ी है, तो मैंने फिर रखा इनके पीछे। लेकिन ज़हन में मेरे ये था कि ये कभी भी ब्रेकिंग कर सकते हैं अपनी, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस ट्रैक पे 3 भी मेरा ख्याल है ज़्यादा हो जाते हैं। जब भी जुनैद भाई के साथ ड्रैग करते तो मज़ा आ जाता है यार। जुनैद भाई टू गुड। गाइस आज जो है ना ड्रैग्स का वो मज़ा नहीं आ रहा। क्यों? बाइकर्स बहुत ज़्यादा आगे में, और ट्रैफिक जो है वो भी है आज। बहुत ज़्यादा राइडर है, मज़ा नहीं आ रहा है ना। तो गाइस मैं क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ शूटिंग इसमें इंस्टा 360 में, तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि इसके मैं जितना समझ आएगा। और क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं इसकी एडिटिंग करूँगा, मुझे इसकी अभी ऐप के बारे में बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कोई अच्छी सी एक फुटेज डाल सकूँ आज की इस वीडियो में, और डालूँगा भी ज़रूर। तो अगर उसमें ऊपर नीचे कुछ हो गया तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर पॉजिटिव, कि मैं इसको मज़ीद बेहतर कैसे करूँ। अगर आप में से ऑलरेडी कोई इंस्टा 360 यूज़ कर रहा हो, और अगर आपको लगे कि मेरी वीडियो में मैंने वो चीज़ मिस कर दिया एडिटिंग के दौरान, तो कोई टिप्स देना चाहें तो प्लीज़ मैं ज़रूर आपकी बात सुनूंगा, ताकि मैं अपने आप को थोड़ा सा बेहतर कर सकूं मज़ीद। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा मुझे। जुनैद भाई के साथ करके वाकई बहुत मज़ा आता है यार, बहुत मज़ा आता है। जुनैद भाई बहुत खींचते हैं भाई, बहुत लीथल ड्राइवर है। तो फ्यूल ट्यूनिंग की अगर बात कर लें तो मैंने 2 पार्ट उसके रिलीज़ हो चुके हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं देखे वो ज़रूर देखिएगा। पहले पार्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, फ्यूल मैप होते कितनी किस्म के हैं और करते क्या क्या हैं, उनका बेनिफिट क्या है, अगर रिच हो तो क्या करते हैं, लीन हो तो क्या करते हैं, और परफेक्ट एयर फ्यूल रेशो की जो वैल्यू है वो क्या होती है, और रिच आपको क्या फ़ायदा देता है, लीन से
क्या मिलता है, तो ये सारी डिस्कशन हो चुकी है पार्ट 1 में। दूसरे में मैंने आपको डिवाइसेस के बारे में बताया था, और आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास कौन सी डिवाइस है। मैंने वुलिच की डिवाइस मंगवाई है, और वुलिच का ही उसके साथ जो ऑटो ट्यूनर है वो मंगवाया हुआ है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें आपको प्रॉपर अपनी जो सेटअप है वुलिच और उसके ऑटो ट्यूनर का वो दिखाऊंगा, मैंने कैसे इसको इंस्टॉल किया, उसमें मुझे कोई मसला आया तो क्या आया, अगर आपने मंगवानी है और आपको ध्यान रखना है तो किस चीज़ का रखना है, और मैं अपनी डिवाइस से आप लोगों के लिए कौन कौन सी बाइक फ्लैश कर सकता हूँ, ये सारी डिस्कशन नेक्स्ट व्लॉग में होगी। आज जो है ना एक R1M की आवाज़ आई थी कि आना है, और शायद आया भी हो, देखते हैं अभी। 2017 मॉडल R1M और ट्यून्ड बाइक, और 21 इंपोर्ट है उसकी। सुना है कि उस पर भी माशाल्लाह काफ़ी एक्सेसरीज लगी हुई हैं, और ट्यूनिंग में उसके भी अच्छी ट्यूनिंग है, तो उसके भी हॉर्स पावर वगैरह अच्छे होंगे। R1M और R1 में मैंने कभी रिसर्च नहीं की कि दोनों बाइक में फ़र्क क्या है, लेकिन जाहिर सी बात है मेरा ख्याल है वेट रिडक्शन एक तो होगा R1M में, क्योंकि हर बाइक का जो परफॉर्मेंस मॉडल होता है उसमें वेट लाजमी कम किया जाता है। हर जो भी कंपनीज है, डिफरेंट कंपनीज है, जिस तरह डुकाटी है, जिस तरह कावासाकी है, जिस तरह BMW है, तो BMW का जो S1000RR जो है M1000RR जो है वो काफ़ी कार्बन फाइबर उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, उसके बहुत ज़्यादा जो है वो वेट आपको रिडक्शन मिल जाता है। तो इस तरह मैंने कभी R1M के ऊपर रिसर्च वर्क नहीं किया कि एक्चुअल उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और मे बी उसके इंजन में भी कुछ चीज़ें टाइटेनियम मेटल की हों उसकी मोटर की इन्हांसमेंट के लिए, मोटर पावर की इन्हांसमेंट के लिए। एक बातें करने के लिए मैंने बाइक रोका है अपना, वरना कुछ चीज़ें जो हैं माइंड में फिर रुक जाती हैं, क्योंकि जब ड्रैग लगते हैं तो उस टाइम फिर फोकस रोड पे देना होता है, क्योंकि सेफ्टी प्रायोरिटी। तो फिर मैं बातें हर चीज़ जहन से निकल जाती है, फोकस सिर्फ रोड पे होता है। तो डिवाइसेस जो है ना गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे लिए सबसे बेस्ट डिवाइस जो है वो वुलिच है, जो मैंने अब मेरा एक्सपीरियंस का निचोड़ है। नो डाउट ब्रांड ट्यून खुद ट्यून करके देता है आपको फ़ाइल, तो अगर आपको इतना नॉलेज नहीं है तो आप ब्रांड ट्यून की डिवाइस से अपनी बाइक फ्लैश कर सकते हैं। अगर वो स्ट्रोक आई है पाकिस्तान में या आपके मुल्क में, आपके पास जो भी आपका कंट्री, आपने स्ट्रोक बाइक परचेज़ किया है और अब आप उसको ट्यून करना चाह रहे हैं, BMW है आपके पास, तो आप ब्रांड ट्यून की डिवाइस मंगवा लें। अगर आपको इतना नो हाउ नहीं है तो ब्रांड की डिवाइस से कैसे फ्लैशिंग करते हैं वो सारा नेट पे अवेलेबल है। और मंगवाने से पहले हमेशा बात एक याद रखिएगा, ब्रांड की डिवाइस हो या वुलिच की डिवाइस हो, मंगवाने से पहले आपने अपने ECU के ऊपर एक पार्ट नंबर मेंशन होता है, वो पार्ट नंबर आपने देखना है ब्रांड की और वुलिच की साइड पे कि क्या वो रजिस्टर्ड है उनके पास, क्या आपकी बाइक का जो ईयर मॉडल है उस और आपका जो ECU पार्ट नंबर है वो वहाँ पे उनकी फ्लैशिंग अवेलेबल भी है कि नहीं। अगर अवेलेबल ना हुई आपकी ECU की पार्ट नंबर की तो वो डिवाइस मत मंगाइएगा, आगे पैसे ज़ाया हो जाएंगे, वो फ्लैश नहीं होगी। तो ECU के ऊपर एक पार्ट नंबर होता है, उस पार्ट नंबर को पहले आप मैच करेंगे वेबसाइट पे कि वो रजिस्टर है कि नहीं, उसके बाद आपकी बाइक जो है आपने वो डिवाइस मंगवा के ट्यून करना शुरू करनी है। वुलिच जो है ऑन द अदर हैंड वो थोड़ा सा कस्टम मेड है। अगर आपको नॉलेज हो, अगर आपको नॉलेज है और आपके मुल्क में डायनो ट्यूनर हैं तो आप वुलिच की डिवाइस मंगवा के आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी ECU फ्लैश के लिए। वो डायनो ट्यूनर आपको वुलिच की डिवाइस यूज़ करते हुए आपकी बाइक ट्यून कर देगा। या अगर आप सेल्फ ट्यून करना चाहते हैं तो आपको फिर ऑटो ट्यूनर और वुलिच ये कंबाइंड पैकेज मंगवाना पड़ेगा। पावर कमांडर इसलिए नहीं रिकमेंडेड क्योंकि पावर कमांडर जो है ना गाइज वो ECU को उसकी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म नहीं कर सकता। अगर आपकी बाइक 16 ऑनवर्ड है ना तो इस बाइक की थ्रोटल प्लेट्स जो है इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होती हैं और फुली रिस्ट्रिक्टेड होती हैं।
तो आपकी ये रिस्ट्रिक्शन पावर कमांडर कतन ख़त्म नहीं कर सकता जब तक कि एक दफ़ा ECU फ्लैश ना हो। तो अगर ECU फ्लैश करवानी ही है और ख़र्चा करना ही है तो वाई नॉट आप वुलिश से ही करें या आप ब्रांड ट्यून की डिवाइस से ही करें। और दोनों डिवाइसेस में मैंने ऊपर वुलिश को रखा हुआ है क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट वो थी। उसमें मैंने अपनी बाइक की ईच एंड एवरी सेटिंग खुद की है। मेरे पास डिवाइस अवेलेबल है, मेरे पास की अवेलेबल है। मैं जब चाहूँ इसकी दोबारा इसको फ्लैश कर सकता हूँ, जितनी बार मर्जी फ्लैश कर सकता हूँ, जो मर्जी सेटिंग इसकी छेड़ सकता हूँ। बाइक की इसी में कोई मसला आ गया है, मैं इसका स्ट्रोक सो फिर दोबारा फ्लैश कर सकता हूँ, दोबारा रीफ्लैश कर सकता हूँ इसकी, जो मैंने फ्यूल अपडेट मैप्स मेरे पास अवेलेबल है। तो मेरे हाथ में है सारा कुछ।